Hello everyone, welcome back to my channel. Hope so you are doing very well for your NORCET preparation because अब तो एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज हो चुकी है. सो आपको अच्छे से लग जाना चाहिए अपनी स्टडी में. ठीक है. एंड अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, लाइक EWS हो गया, OBC हो गया, क्वालिफिकेशन का हो गया, हमारा क्या बोलते हैं, जो हम एक्सपीरियंस लेते हैं, सो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, रजिस्टर्ड नंबर के रिलेटेड हो गया. सो वो डाउट थोड़े बहुत जो है वो मैं कोशिश कर रही हूँ आपका कंप्लीट करने का. ठीक है ना. सो बात करते हैं हम सबसे पहले क्वालिफिकेशन के रिलेटेड. तो क्वालिफिकेशन में आपका एक तो BSc ऑनर्स नर्सिंग होना चाहिए. ठीक है. एंड या तो आप BSc ऑनर्स नर्सिंग करो या फिर अगर आपने BSc पोस्ट बेसिक कर रखा है, मतलब आफ्टर GNM आपने अगर पोस्ट बेसिक कर रखा है, तो अगर आप BSc ऑनर्स नर्सिंग करते हैं या फिर BSc पोस्ट बेसिक करते हैं, इन दोनों केसेस में जो आपका जो यूनिवर्सिटी है, जो आपका इंस्टीट्यूट है, दैट शुड बी एफिलिएटेड बाय INC और स्टेट नर्सिंग काउंसिल. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका इंस्टीट्यूट या फिर आपकी यूनिवर्सिटी अगर INC से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड नहीं है तो ये नहीं फॉलो, मतलब ये आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं क्योंकि ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आपका जो इंस्टीट्यूट है वो INC या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड होना चाहिए. ठीक है. सेकेंड थिंग इज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट. सो देखो, जिन्होंने GNM कर रखा है तो उनको एक्सपीरियंस की नीड होती है. एंड जब वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो वो जमा करेंगे ना, जो वो अपलोड करेंगे, उसमें उनको क्लियरली मेंशन होना चाहिए नंबर ऑफ बेड क्लियरली मेंशन होना चाहिए. एंड द टोटल ड्यूरेशन आपने कितना वहां पे काम किया है, दैट शुड बी लाइक इन डेट, मंथ एंड ईयर में प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए. ठीक है. एंड ये जो ड्यूरेशन है ना, बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि जो ड्यूरेशन है वो कब से इंक्लूड होगा, तो दैट ड्यूरेशन शुड बी इंक्लूडेड आफ्टर योर क्वालिफिकेशन, है ना. जो भी आपने डिग्री ली है उसके बाद का ये इंक्लूड होगा, है ना. सो आफ्टर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इंक्लूड होगा. ऐसा नहीं कि ड्यूरिंग अपने GNM के पीरियड में ही आपने जो वहां पे अपना काम करने स्टार्ट कर दिया था तो वो इंक्लूड होगा, नहीं, उसके क्वालिफिकेशन के बाद का इंक्लूड होगा. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. एंड अगर ड्यूरिंग क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर उनको कुछ लगेगा तो वो आपका बैंक स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं, है ना. जो सैलरी आती है तो आपका बैंक स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एंड द थर्ड थिंग इज द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. तो जो लोग लाइक एज अ वर्किंग है, लाइक इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर सेमी या फिर स्टेट गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में अगर वो वर्किंग है तो उनको ना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो अपलोड करना ही करने हैं, है ना. अदरवाइज वो फॉर्म भी नहीं फिल कर सकते हैं. एंड क्योंकि जब वो वर्किंग है तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो सबमिट करना ही करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा कास्ट सर्टिफिकेट से. तो कास्ट में एक हमारा OBC, SC, ST एंड EWS. तो यहाँ पे ना क्लियरली होना चाहिए कि जो आपका OBC है ना, दैट शुड बी नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए एंड सेंट्रल होना चाहिए. तो अगर आपका स्टेट है ना तो वो वैलिड नहीं होगा, वो रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि एम्स इज अ सेंट्रल, है ना. सेंट्रल है तो ये सेंट्रल ही फॉलो करते हैं. तो आपका जो OBC सर्टिफिकेट होगा दैट शुड बी सेंट्रल होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए. एंड सेंट्रल किससे एफिलिएटेड होना चाहिए, नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस. तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको अपने सर्टिफिकेट में चेक करना है. ठीक है ना. एंड द सेकंड थिंग इज कि वैलिडिटी पीरियड होती है. सो वैलिडिटी पीरियड ना फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 की होनी चाहिए. एंड इसका जो डेट है ना वो 1 अप्रैल टू 16 मार्च के बीच का होना चाहिए. ठीक है ना. अगर 1 अप्रैल के पहले का है तो वैलिड नहीं होगा. अगर लेट सपोज आपका 1 अप्रैल पहले का है तो आपको न्यू के लिए अप्लाई करना है. न्यू के लिए जो अप्लाई करोगे उसमें जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स आएगी वो प्लस ओल्ड वाला दोनों अपलोड करना है. ठीक है ना. एंड जब आपकी ज्वाइनिंग होगी ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको न्यू वाला लेके आना है, ओल्ड वाला वैलिड नहीं होगा. एंड ये जो डेट है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आपका जो सीट है, अगर आपको रिजर्वेशन से मिलती है, OBC, EWS, SC, ST, अगर कुछ भी कैटेगरी से मिलती है, एंड अगर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में कोई भी प्रॉब्लम होता है ना तो वो सीधा रिजेक्ट कर देते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि वो आपके मतलब जो कैटेगरी के थ्रू अगर आपको सीट मिली है तो वो रिजेक्ट कर देंगे. अगर आपको जनरल के थ्रू मिली है सीट तो वो रहेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना वो बहुत ध्यान देना है, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना.
उसके बाद ईडब्ल्यूएस अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए। एंड इसकी जो वैलिडिटी है अगेन 1 अप्रैल टू 16 मार्च के बीच का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है। एससी एसटी का अगेन, एससी एसटी जो है वो स्टेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट सेंट्रल भी हो सकता है, बट द वेरी इंपॉर्टेंट इट शुड बी एज पर गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो एज पर द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस पे हो तो ये स्टेट और सेंट्रल दोनों हो सकता है, बट उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि ये जो है वो सेंट्रल के लिए भी अप्लाई मतलब एप्लीकेबल होना चाहिए, है ना। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है। सो ये एससी एसटी में आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस और हमारा ओबीसी में एक डेट वैलिडिटी पीरियड होता है, एससी एसटी में अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम एज की बात करें, सबको पता है 18 टू 30 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। एंड जो जो डेट होगा ना वो काउंटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ क्लोजिंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आई थिंक 16 मार्च है, मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं अच्छे से याद नहीं है, बट 16 मार्च आई थिंक है। तो उससे पहले अगर आपका 30 ईयर्स कंप्लीट होता है तो आप वैलिड नहीं हो। ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कुछ जगह पे रिलैक्सेशन है, जैसे कि एससी एसटी कैटेगरी है तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी है तो 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूबीडी है तो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन। ऐसे और भी सारी चीजें जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी है तो 15 ईयर्स का आई थिंक रिलैक्सेशन है, वो आप पीडीएफ में देख सकते हो। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ भी मसला नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर होना चाहिए। द इम्पोर्टेंट थिंग द वैलिडिटी पीरियड बहुत अच्छे से उसमें होना चाहिए। ठीक है ना। और द रजिस्टर्ड नंबर, यस, अगर आपके पास रजिस्टर्ड नंबर नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपको रजिस्टर्ड नंबर फिल करना होता है। ठीक है। सो रजिस्टर्ड नंबर के लिए आपने अप्लाई कर दिया होगा, आप थोड़ा जाके उनको क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट करो कि प्लीज आप मुझे थोड़ा जल्दी दे दो, 14 मार्च से पहले पहले दे दो, तो सो दैट मैं नॉर्सेट का फॉर्म फिल कर पाऊँ, है ना। आप उनको ईमेल भेजो, फोन करो, आप वहां पे जाके विजिट करो, उनको बार बार जाके परेशान करो, वो दे देते हैं। लेकिन मेरा भी थोड़ा टाइम लग रहा था तो मैं वहां पे जा जाके किया था, तो उन्होंने दे दिया था लास्ट टाइम तक होते होते। तो आप थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिक्वेस्ट, बट वो दे देंगे। ठीक है ना। सो अगर आपका सर्टिफिकेट्स आ गया है, आपने अप्लाई कर दिया है, तो प्लीज आप थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लो कि प्लीज हमें दे दो, अदरवाइज हम बिकॉज ऑफ ओनली रजिस्ट्रेशन नंबर की वजह से हम अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग मान जाते हैं। ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट। एंड प्लीज अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अब तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आ गया है, आपको सब कुछ पता चल गया है, तो बस लग जाओ अच्छे से पढ़ने में। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। लगे रहो, जमे रहो, पढ़ते रहो।